कि वह इस मृत्यु क्षेत्र में जरूर आएगा। क्या वो कोई महाज्योतिष विद्या जानता था? क्या वो लाखों साल आगे की घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा सकता था? यह सोच डराने वाली थी, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। ध्रुव ने आसमान की ओर छलांग लगाई। आयामी रिफ्ट, उसका शरीर एक आयामी दरार में घुसा और वह कई मील ऊपर आसमान में निकल आया। वो लगातार आसपास की जगह को महसूस रहा था। यह जगह जैसे सिकुड़ रही थी। साथ ही वह पूर्वज रुद्रदेव से पूछता रहा, कितना बचा है? बोलो, और कितना बचा है? चिंता मत कर। पूर्वज रुद्रदेव खुद उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे। नीचे धरती फट रही थी। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे जो अंधकार के समंदर जैसे थे। मृत्यु क्षेत्र की जमीन अब एक भयानक दैत्य का मुंह बन चुकी थी जो हर चीज को निगलने को तैयार था। ध्रुव ने नीचे देखा और उस अंधेरे में किसी प्राचीन जानवर की सांसें महसूस की। यह नरक की नहीं, बल्कि किसी बहुत भयानक जीव की मौजूदगी थी। डोमेन बीस्ट पूर्वज रुद्रदेव की आवाज में, यह छोटे स्तर के डोमेन बीस्ट हैं जो छोटे छोटे स्पेस को निगल सकते हैं। अगर तूने जल्दी नहीं की तो तू भी इनका शिकार बन जाएगा। डोमेन बीस्ट ऐसे जीव जो आम जानवरों से अलग थे। यह मांस नहीं, बल्कि आकाश गंगाओं और आयामी जगहों को खाते थे। यह स्पेस निगलने वाले जीव थे। यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव, जो अपनी शक्ति के चरम पर थे, भी उनसे भिड़ नहीं सकते थे। इतने भयानक ध्रुव के मन में एक ख्याल आया, अगर इन्हें मार दिया जाए तो शायद। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पूर्वज रुद्रदेव गुस्से में बोले, तू और तेरे जैसे हजारों भी मिल जाए तब भी यह तुझे चबा जाएंगे। सपने देखना बंद कर और भाग। ध्रुव ने बड़बड़ाया, सपने देखने में क्या बुराई है? जब तक जिंदा हूं सपने देखूंगा, क्या पता सच हो जाए। बिना सपनों वाला इंसान तो बस मरी मछली है। पूर्वज रुद्रदेव जैसे उबल पड़े, मेरा सपना है जिंदा रहना, और तू अगर जिंदा नहीं बचा तो तू मरा हुआ सपना ही रह जाएगा। और तभी रुद्रदेव ने जोर से कहा, अभी यही समय है। ध्रुव ने आंखें बंद की, सांस ली और चिल्लाया, आयामी रिफ्ट। उसका शरीर एक बिजली की तरह चमका और मृत्यु क्षेत्र की सीमाओं को चीरता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा मृत्यु क्षेत्र अब महज एक छोटी सी रोशनी की बूंद बन चुका था। फिर वो रोशनी भी डोमेन बीस्ट द्वारा निगल ली गई। हवा में डोमेन बीस्ट की भयानक दहाड़ गूंज रही थी। ध्रुव की पीठ पसीने से भीग गई। उसने लंबी सांस ली और चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, 3 साल बाद मैं आखिरकार लौट आया। बुजुर्ग सर्गेश्वर, तैयार हो जा। एक दूसरी जगह चंद्रवृष्टि पूरी दुनिया तलवारों से भर गई। मानो आसमान से अनगिनत धारदार तलवारें टूट कर गिर रही हों, जो धरती पर तबाही का तूफान लाने को तैयार थी। वो विशाल राक्षसी दैत्य, जिन्हें वर्षों से कोई चुनौती नहीं दे पाया था, अब जमीन पर गिरे पड़े थे। एस्पेरा ने उन्हें हरा दिया था। 3 साल तक उसने सिर्फ चंद्र तलवार की साधना नहीं की, बल्कि अपनी गुलशिता ब्लड लाइन की शक्ति को भी उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। यही वह पल था जब एक तेज कंपन के साथ आकाश द्वार खुला। एस्फीरा मुनि उन राक्षसी जीवों की ओर देखा जो अब उठकर चुपचाप उसे देख रहे थे। तुम सबका शुक्रिया, उसने गंभीर आवाज में कहा और झुककर प्रणाम किया। फिर तेजी से द्वार पार करके निकल गई। कहीं और, आहा, आ फूट जा। पहाड़ पंच शिखर पर्वत, जो हजारों मील में फैला था और 10,000 मीटर ऊंचा था, उसकी संपूर्ण महाशक्ति इस वक्त गौरांग के कंधों पर थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो चुकी थीं। उसने अपने अभेद्य कवच को भी सक्रिय नहीं किया हुआ था, केवल अपनी शारीरिक ताक के बल पर उस महान पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं। वो दहाड़ा जैसे हनुमान पर्वत उठाते हैं, वैसे ही गौरांग पंच शिखर पर्वत को उठा रहा था। उसका शरीर पहले से बेहद शक्तिशाली हो चुका था। उसकी अभेद्य ब्लड लाइन अब 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए। अब लौटने का वक्त आ गया है। अब जो भी मेरे मास्टर को छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगा। गौरांग ने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही आकाश द्वार खुला, वो बाहर निकला और गर्जा मोटा लौट आया है। एक और जगह एक तेज चीख गूंजी, जिससे आसमान फटने लगा और जमीन में दरारें पड़ने लगी। वो चीख दिमाग और आत्मा को भेद सकती थी। रीवा अब सिर्फ पंखों वाली लड़की नहीं रही थी, अब उसका पूरा शरीर अग्निपन दिव्य पक्षी की शक्ति में ढका था। रीवा बदल चुकी थी।
उसने अपने खून में छुपी प्राचीन अग्निपक्षी की संपूर्ण शक्ति को जगा दिया था। आकाश द्वार खुला। उसने झुककर अग्निपंथ पक्षी को प्रणाम किया। धन्यवाद, अब मुझे जाना है, मुझे ध्रुव भाई को ढूंढना है। इतना कहकर वह बिना रुके वहां से बाहर निकल गई। एक और जगह स्वॉर्ड स्पिरिट्स ओजा की भय हिलने लगी। उसके हाथ में मौजूद प्रतिशोध तलवार में कंपन हुआ और फिर अचानक उसी की जैसी 3 और तलवारें उसके चारों ओर मंडराने लगीं। यह साधारण तलवारें नहीं थीं, यह थी स्वॉर्ड स्पिरिट, जिन्हें ओजा ने 3 साल की साधना में जन्म दिया था, और यह स्पिरिट साधारण स्वॉर्ड स्पिरिट से कई स्तर ऊपर थी। वार करो। ओजा की चाल फुर्तीली हुई और उसकी चारों तलवारें एक साथ हरकत में आ गई, मानो हवा में असंख्य परछाइयां बन रही हों। हर एक वार में घातक संकल्प और हर एक झटके में अजय इच्छा शक्ति थी। तभी आकाश द्वार खुला। ओजा तुरंत उससे बाहर निकल गई। उसकी आंखें स्थिर थीं। ध्रुव में आ गई। रायगढ़ अभियान, हिमेश वेदिका तिमरा और चक्रयोग हॉल के अन्य शिष्य भी सभी बाहर निकल चुके थे। 3 सालों में उन्होंने अपने भीतर की नफरत और दर्द दोनों को शक्तियों में बदल लिया था। अब वह सभी एक जैसे मौन लेकिन सख्त चेहरे लेकर बाहर की दुनिया में कदम रख रहे थे। महाप्रलय का समय था, अब वह पीछे नहीं हटेंगे। अब ध्रुव के दुश्मनों को हिसाब देना होगा। नक्षत्र नगर शिवगिरी वासिका आज देना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। यह बूढ़ा अमर महल का एक एल्डर था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, आंखों में ठंडक और तिरस्कार भरा था। उसने मेघना की ओर घूरते हुए कहा, संघ प्रमुख मेघना, तुम तो अब अमृत द्वीप की सबसे बड़ी हस्ती हो। इतनी सी रकम देने में क्यों हिचक रही हो? यह सब पश्चिमी राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए है। संपूर्ण अमृत द्वीप में आपका संघ नंबर 1 माना जाता है, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? हाँ, आप चाहे तो इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन उसके नतीजे आप जानती हैं। उसके चेहरे की कठोरता अब धमकी में बदल चुकी थी। बलभद्र जो पीछे खड़ा था, गुस्से में तमतमा उठा। हम हर महीने अमर सेना के लिए भत्ता देते हैं, लेकिन इस महीने यह 5वीं बार है। हर बार 100 स्वर्ण तारा, और अब तुम सीधे 10,000 मांग रहे हो। तुम हमारे शिवगिरी संघ को क्या समझते हो? हमारे पास कोई स्वर्ण तारों की खान नहीं है। क्या तुम्हारा सप्तचक्र महाविद्यालय अब लूटमार पर उतर आया है? बलभद्र की आवाज में खुला आक्रोश था। उसके शब्द खत्म होते ही अमर महल का एल्डर उसे घूरते हुए आगे बढ़ा और झपट कर एक करारा थप्पड़ मारा। चेताक बलभद्र जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून टपकने लगा। एल्डर ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया और नीची निगाह से बोला, तू मुझसे बात करने लायक भी नहीं है। तू है कौन? फिर उसने पैर से उसे कुचलना शुरू कर दिया। बलभद्र की सांसें अटकने लगी। चेहरा सफेद पड़ गया। किसी भी पल उसका दम घुट सकता था। एल्डर ने मेघना की ओर देखा और बेहद शातिर मुस्कान के साथ बोला, अगर हमारा सप्तचक्र महाविद्यालय ना होता तो तुम्हारा व्यापार कब का खत्म हो चुका होता, समझी ना, संघ प्रमुख। और बोलते बोलते उसने फिर से पैर दबा दिया। बलभद्र का शरीर झंझना उठा। मेघना तुरंत बोल उठी, 10,000 स्वर्ण तारा चाहिए, ना मिल जाएंगे। हा 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 हा। एल्डर ने जोर का ठहाका लगाया और बलभद्र को छोड़ते हुए मेघना की ओर देखा। अब जाकर बात बनी। वैसे संक्रम, मेघना तुम जवान हो, खूबसूरत हो और व्यापार में भी होशियार, क्यों ना मेरी रखल बन जाओ। मैं तुम्हें और भी सुरक्षित रखूंगा। भले मेरी उम्र 200 साल से ज्यादा हो, लेकिन मजे देना अभी भी आता है। उसने गंदी नजरों से मेघना के सीने को देखा और घिनौनी हंसी हंसी मेघना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे निजी फैसले मुझे ही करने दीजिए एल्डर। एल्डर की हंसी और गंदी हो गई। क्या बात है, अभी भी उस कुत्ते ध्रुव का इंतजार कर रही हो? वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है ना। उसकी कोई खबर ना नाम। अब वो कभी नहीं लौटेगा। हाँ। कुत्ता सुनते ही मेघना की भय तन गई। अपना अपमान वो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर ध्रुव का अपमान बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी हो गई। जुबान संभालो। ओ, लगता है गलत नस छू ली, माफ करना। एल्डर हंसते हुए बोला, ध्रुव जैसे बेवकूफ लड़के जो आसमान जमीन का फर्क नहीं समझते, जब अमर महल जैसे अस्तित्व से टकराते हैं, उनकी मौत पक्की होती है। उसका इंतजार छोड़ दो, वो कभी नहीं आएगा। मेघना के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसकी आस्तीन के नीचे मुट्ठियां कस गई थीं। नाखून उसकी हथेली में गढ़ गए। खून टपकने लगा। एल्डर की हंसी अब बर्फ सी चुभने लगी थी। हाँ हाँ, अब भी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा यह गुस्सा बहुत प्यारा लगता है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा,
3 दिन के भीतर 10,000 स्वर्ण ताराओं का इंतजाम कर देना, वरना तुम्हारा शिवगिरी संघ इस नक्षत्र नगर से सदा के लिए मिटा दूंगा। एक गूंजता हुआ ठहाका छोड़ता हुआ वो भारी कदमों से वहां से निकल गया और मेघना खड़ी रही। अपमान, लहू और गुस्से की जलती हुई चुप्पी में बोल्ड आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन मेघना की आंखों में अब भी जहर दौड़ रहा था। यह बात सिर्फ बार बार के अपमान की नहीं, जैसे कोई सड़क छाप गिरोह जबरन सुरक्षा शुल्क वसूलता है, नहीं, बात उससे कहीं आगे थी। बात उन शब्दों की थी जो उस व्यक्ति ने जाते जाते कहे थे। बलभद्र बुरी तरह जमीन से उठते हुए बोला, हद हो गई, अब तो यह तो बिल्कुल हद से बाहर जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने हजारों स्वर्ण तारा दान कर दिए, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। अब सीधे 10,000 स्वर्ण ताराओं की मांग कर रहे हैं। बलभद्र का चेहरा नाराजगी से तप रहा था। 10,000 स्वर्ण तारा, इसका मतलब जानो तो अगर धरती मणियों में बदला जाए तो एक पूरा पहाड़ बन सकता है। तभी रुद्रसेन और बाकी साथी भीतर से बाहर आए। सभी के चेहरों पर गुस्सा था। पहले तो 10, फिर 500, लेकिन अब सीधे 10,000। इस बार सहन नहीं होगा। जग्गा ने कड़वी आवाज में कहा, मैंने गुलामी के दिन भी देखे हैं, लेकिन तब भी ऐसा बेइज्जती वाला हाल नहीं हुआ था। रुद्रसेन ने मेघना की ओर देखा। स्वर्ण तारा कोई मामूली रकम नहीं है। मेघना ने बिना झिझक कहा, दे दो। जब तक ध्रुव वापस नहीं आता कोई कुछ भी नहीं करेगा। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था कि जैसे लोहे पर हथौड़ा पड़ा हो। सभी से हर उठे। एजकांत ने धीरे से कहा, यह कोई रास्ता नहीं है। आज हम 10,000 देंगे, कल वह 300 मांगेगा, फिर 500। मानते हैं कि पिछले 3 सालों में हमने बहुत कमाया है, पर इस तरह तो बर्बाद हो जाएंगे। जगदाग बोला, 3 दिन बाद अगर वह फिर लेने आया तो उसे यहीं खत्म कर देंगे। हमने 3 साल तक मेहनत की है, रोज नाच गाना नहीं किया। आज हमारी ताक सप्तचक्र महाविद्यालय से कम नहीं। डर किस बात का? अगर ध्रुव होता तो अब तक उसे धूल चटा चुका होता। जो डरता है वो मरता है। ताक ही इस दुनिया का नियम है। जिसे झुकना नहीं है उसे उठना पड़ता है, और वह तभी होता है जब तुम्हारे भीतर लपट हो। रुद्रसेन ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है यह मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बाहर राक्षसी सेना नक्षत्र नगर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से सप्तचक्र महाविद्यालय